नमस्कार। डाइट चोरू के तत्वाधान में आयोजित साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एंड साइबर एथिक्स इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, उप प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजल देसर, एसआरजी के रूप में आपके साथ इस सत्र में हूँ। साथियों, हम समाचार पत्रों में या किसी भी अन्य माध्यम से जब आजकल देखते हैं, तो एक समाचार न्यूज़ जो हमेशा हमें एक कॉमन रूप से दिखाई दे रही है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी, जैसा कि बैंकिंग फ्रॉड की हम खबर पढ़ते हैं कि इतने रुपए धोखे से निकाल लिए गए, या कई बार हम पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति ने सुसाइड किया और उसके कारणों की जांच हुई तो पता चला कि वो सोशल मीडिया पर किसी कारण से ब्लैकमेल हो रहा था, जिसके कारण तनाव और अवसाद के कारण उसने ऐसा गलत काम किया। पिछले कई दिनों में आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हनी ट्रैप भी एक जो फ्रॉड का तरीका है, उसके द्वारा हमारे सैन्य संस्थानों की जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो भी लीक हो रही। इस तरीके की जब ये खबर हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक चीज आती है कि तकनीकी युग के इस दौर में हम साइबर स्पेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस तकनीकी के हमें एजुकेशन में, बैंकिंग और डेली जीवन के अंदर हमें बहुत लाभ है। और आजकल इस तकनीकी के बिना एक सुविधाजनक जीवन की हम आशा भी नहीं कर सकते। परंतु जब इन फ्रॉड्स की, धोखाधड़ी की और इन तरीके की जो हम ये गलत खबर देखते हैं, तब मन में आता है कि इस तकनीकी का गलत उपयोग भी होता है। इस जो फ्रॉड या स्कैम में जब हम फंसे होते हैं, तो हम विश्लेषण करें तो एक चीज कॉमन होती है कि हमारी गलती, हमारी लापरवाही या जागरूकता की कमी के कारण ही ऐसे फ्रॉड संभव होते हैं। यदि हम जागरूक हों, तो इस तरीके के फ्रॉड से हम बच सकते हैं। तो आज के इस प्रशिक्षण में हमारा उद्देश्य यही है कि हम साइबर खतरों के बारे में जानें, साइबर सुरक्षा के उपाय को जानें और साइबर एथिक्स, नैतिकता के बारे में भी हम कुछ समझें। आगे हम बढ़ते हैं इन सभी बिंदुओं का विस्तृत रूप से जानकारी करने के लिए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके यहाँ प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। साथियों, आज हम एंड्रॉयड फ़ोन हमारे पास रखते हैं। अधिकांशतः एंड्रॉयड फ़ोन होता है जो कि गूगल प्लेटफॉर्म है उसी के द्वारा तैयार है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्रोम, यूट्यूब, मैप्स, जीमेल, सर्च, शॉपिंग, फोटो, ये सब हम गूगल के जो भी ऐप्स हैं इनका बहुतायत उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि गूगल के ये ऐप हमें निरंतर 24 घंटे हम ट्रैकिंग करते हैं, हमारे बारे में ये पूरी जानकारी रखते हैं, और इन्हीं के थ्रू यहाँ अगर प्लेटफॉर्म की हम प्राइवेसी, सिक्योरिटी फीचर्स पे ध्यान नहीं दें, जो अधिकांशतः होता है, हम चाहे जागरूकता की कमी कह दें या लापरवाही मान लें, इस कारण हम इनका उपयोग तो बहुतायत करते हैं, परंतु इन प्लेटफॉर्म्स पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उन पे हम कभी ध्यान नहीं दे रहे, और इन्हीं के द्वारा जो हैकर्स, साइबर अपराधी होते हैं, हमारी जानकारियां बहुत सी इसी से ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, क्रोम ब्राउज़र के द्वारा हमारी जानकारी या हैकर्स को किस प्रकार सहायता मिलती है। जब हम ब्राउज़र पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो जो हैकर्स है, जो इसके अंदर सेंधमारी करता है हमारे डाटा में, उसको हमारी चॉइस का, रुचि का पता चलता है, क्योंकि हम सर्च वही चीज़ करेंगे जो हमारी रुचि होगी, हमारी उपयोगिता होगी। तो यहाँ से जो हमारी ब्राउज़र हिस्ट्री है, उससे हमारी जो सोच, हमारी रुचियाँ हैं, वो हैकर्स को पता चलती है। यही हालत यूट्यूब के ऊपर होती है। यूट्यूब पे भी हमारी रुचि वगैरह सारी उस पे संदर्भित होती है। आजकल शॉर्ट वीडियो के रूप में भी हम हमारी गोपनीय जानकारियाँ इसके ऊपर शेयर कर देते हैं। लोकेशन जो गूगल मैप्स है, हम जाने अनजाने में उपयोग करके उसको ऑफ करना भूल जाते हैं।
हमारी जो लोकेशन है निरंतर ट्रैक होती रहती है, जो कि सबसे बड़ा खतरे का कारण हो सकता है। अगर हम इन पे ध्यान ना दें, हम इसकी सिक्योरिटी फीचर्स को नहीं समझें, आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से हमें नुकसान होता है। गूगल फोटो ऐप, जिसमें कि हमारी सारी गैलरी होती है, पारिवारिक, निजी, गोपनीय जितनी भी हमारे फोटोग्राफ्स, वीडियो होते हैं, वो यहाँ पे अपलोड रहते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट हैकर्स इन सब चीज जो फाइल्स है वहाँ तक पहुँच बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे वो भी आगे देखेंगे। तो इसी तरीके से जो गूगल प्ले स्टोर है, ऐप के थ्रू भी कुछ फ्रॉड्स हो सकते हैं। जीमेल के द्वारा फिशिंग जैसे कुछ जो हमारे अटैक होते हैं, वो इनमें संभव होते हैं। एक चीज हम यहाँ देखते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, बच्चों तक पहुंच उनकी बड़ी आसानी से होती है, और सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से शिकार होने वाले, या जो हम कहें वल्नरेबल जो कैटेगरी है, वो बच्चे होते हैं। इसका कारण आप जानते हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि बच्चे, हम कहें मन के सच्चे होते हैं, जो आसानी से दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी इतना परिपक्व नहीं होते हैं, सही गलत की पहचान उनको आसानी से नहीं होती। और आजकल आप देखते हो कि बच्चे को हर घर में आसानी से मोबाइल भी उपलब्ध रहता है, और हम भी, चाहे हमारी मजबूरी हो, हमें कोई फ्री टाइम चाहिए तो हम बच्चों को मोबाइल दे के बैठा देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने वाली कंडीशन है। दूसरा चीज होता है कि जो बच्चे होते हैं, वो जो वीडियो रील्स जो उसमें दिखाया जाता है, वो उस पे आसानी से विश्वास कर लेता है और उसको शेयर करने में भी बड़ा रुचि रखता है। बच्चे जब सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो वो अब कोई भी जो प्रोफाइल बनाते हैं, उसको समझ नहीं पाते कि फेक आईडी के थ्रू कोई गलत इसका उपयोग कर रहा है या नहीं। वो उस पर विश्वास करके उसको फॉलो करते जाते हैं, बिना सोचे समझे वो आसानी से रिएक्ट करते हैं। और कहीं पैसों का लालच आता है, तो जो किशोर होते हैं, किशोर अवस्था में बच्चे, वो चाहते हैं कि हमें आसानी से रुपए मिल जाए, और इसी कारण, और ये इन साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम के जो चंगुल में बड़ा आसानी से फंस सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण चीज जो कि हम अपने डिवाइस, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर जो भी हम यूज करते हैं, उसमें हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी डाटा हम एक बार इंटरनेट या यूं कहीं सर्वर पे शेयर कर देते हैं, वो हमेशा के लिए वहां पर रहेगा, चाहे हम उसे अपने डिवाइस से डिलीट कर देते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अपने पद चिन्ह होते हैं, हमें पैरों के निशान से कोई पहचान सकता है कोई व्यक्ति कहाँ गया, किधर है। उसी तरीके से जब हम इन आईसीटी टूल्स का यूज करते हैं, तो जो हमारे डाटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर होते जाते हैं, वही हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स है। अब यहाँ हम ये देखें कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे डाटा है उसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, क्या उसकी ज़रूरत है, जो प्लेटफॉर्म हमसे ये जानकारी मांग रहा है, क्या वहाँ देना ज़रूरी है, हम कहाँ इसको शेयर कर रहे हैं, और किसके साथ शेयर कर रहे हैं। हमेशा शेयरिंग के समय, डाटा शेयर के समय, ये तीन चीज़, व्हाट, वेयर एंड विद, ये हमारे दिमाग में अगर आए, तो हम इस जो फ्रॉड है इससे बचने में बड़ा आसानी से सक्षम हो सकते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट के जो दो रूप होते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और पैसिव फुटप्रिंट। एक्टिव, जिस वक्त हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे डाटा लगातार उसके ऊपर जो इनेबल है उसको एक्सेस करने के लिए। पैसिव में कई बार हम किसी भी ऐप को परमिशन दे देते हैं और हमें बाद में उसको करके ये मानते हैं कि हमारे डाटा वहाँ पे नहीं है, जबकि वो इनडायरेक्ट रूप से हमने उसको कैमरे, कॉन्टैक्ट, इन सभी का एक्सेस दे रखा है, वो हमारे डाटा एक्सेस करने में सक्षम होते हैं। हमेशा हमें स्मार्ट रहना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम कोई साइट विजिट करें, तो हमें उस डाटा सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ईमेल ओपन करें, ईमेल के द्वारा ही हमें वायरस, ट्रोजन, इनका अटैक होता है। और किसी भी लिंक को जब हम क्लिक करें, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। तो यानी हमें हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स
के बारे में सतर्क रहना है कि प्लेटफॉर्म पे हमारे फुटप्रिंट नहीं रहे। अब हम ये माने कि हमारी डिवाइस में पीछे हमने 1 साल 2 साल से हमें पता ही नहीं हमने कहाँ किसको क्या अनुमति दी। तो साथियों, आप यहाँ जो एक आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है, saymind.com, इस पर जाकर आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपकी मेल आईडी कहाँ-कहाँ, कौन से एप्लीकेशन, कौन से सॉफ्टवेयर, किस प्लेटफॉर्म पे आपको अनुमति दी हुई है और किन-किन चीज़ों की, कॉन्टैक्ट की, मीडिया गैलरी की, फाइल्स की एक्सेस की परमिशन, वो सारा आपका रिकॉर्ड यहाँ आसानी से दिख सकता है और आप वहाँ से इनको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना समय बीत चुका, जो डाटा जा चुका, वो वापस वहाँ से हट नहीं सकता। परंतु भविष्य में हम अगर उससे अनसब्सक्राइब हो जाएँ, वहाँ से लॉग आउट हो जाएँ, तो हमारे जो आगे भविष्य वाले जो डाटा है, वो शेयर वहाँ नहीं होंगे। तो आप यहाँ saymind.com पर जाकर अपने डिजिटल फुटप्रिंट देखकर उचित कदम उठा सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे डाटा जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के ऊपर शेयर किए हुए हैं, उनसे हमें क्या-क्या नुकसान हो सकती है अगर हम लापरवाही रखें तो। देखिए, डाटा ब्रीकेज, लीकेज से या हमारी जो अनभिज्ञता है, जागरूकता की कमी है, उससे इस डिजिटल ऐप, डिजिटल एनवायरनमेंट में हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है, वो हमने यहाँ कैटेगराइज़ किया है। सबसे पहले रिस्क पे होता है हमारा डाटा। जो भी हमारी सूचनाएँ डिजिटल रूप में अंकित है, जो डाटा के रूप में है, चाहे वो फ़ोटोग्राफ्स, वीडियो, कोई पीडीएफ, कोई प्रेज़ेंटेशन, किसी भी तरीके का डाटा जो हमारी डिवाइस में स्टोर है, वो हमेशा रिस्क पर होता है। उसे कोई भी एक्सेस करके उसका गलत उपयोग कर सकता है। आइडेंटिटी, हमारी पहचान। हम अधिकांश प्लेटफ़ॉर्म पे हमारा प्रोफ़ाइल बनाते हैं और उसमें हमारी सारी जो सूचनाएँ हैं, जो निजी सूचनाएँ हैं, हम उनको शेयर कर देते हैं। तो कोई भी हमारी पहचान को वहाँ से चुरा के उसकी कॉपी करके उसका मिसयूज़ कर सकता है। फाइनेंस, सबसे बड़ा नुकसान जिसे हम मानते हैं, बैंकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी। हमारे जितने भी बैंकिंग आईडी, पासवर्ड जो हमारे पास सेव है, अगर उसमें हैकर्स या साइबर अपराधी पहुंचने में सफल हो जाते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट से जितना भी बैलेंस है, वो उसको वहां से उड़ा सकते हैं और हमें आर्थिक जोखिम में डाल सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए, जब हम किसी भी साइबर फ्रॉड में फंसते हैं, तो हमारी भावनाएँ, संवेग, संवेदनाएँ सभी उससे प्रभावित होती है। हमारा स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। हमारे रिश्ते-नाते भी उससे प्रभावित होते हैं। अगर हमारी गलत इमेज बन गई, किसी भी कारण से हमें ब्लैकमेल किया गया, अवसाद में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। हमारा जीवन, हमारा परिवेश, समाज, रिश्तेदारी, अगर इन साइबर हैकर्स को हमें बदनाम करने के उद्देश्य से कोई यूज़ कर ले, तो हमारे जीवन पर भी असर आ सकता है। निजता, प्राइवेसी, प्राइवेसी निश्चित, हमारा डाटा ब्रेकेज होगा, लीकेज होता है, तो हमारी निजता का उल्लंघन होता है। हम अधिकांशतः एक काम ज़रूर करते हैं कि हमारे घर परिवार के जितने भी मोमेंट्स होते हैं, चाहे वो गोपनीय हो, निजता वाले हो, वो सभी हम डाटा उस हमारी गैलरी में सेव रखते हैं और जिससे हमारी प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन आसानी से हो जाता है। रेपुटेशन, जिसे हमारी ख्याति कहते हैं, अगर कोई हमारी आइडेंटिटी, डाटा, ये प्राइवेसी सब लीक होने के बाद में हैकर्स एक ऐसा अकाउंट बनाए और जिसमें हमारे बारे में मिथ्या व्यपदेशन कर दे, हमारे बारे में गलत जैसे मान लो कंटेंट शेयर कर दें, तो जो हमारी ख्याति है उसको निश्चित तौर पे नुकसान पहुंचता है। तो हमारे डाटा लीक होने से या हमारी अनभिज्ञता के कारण से इस तरीके के हमारे थ्रेट्स या रिस्क उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करें कि इन तकनीकी का यूज करते समय साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक यहाँ पे CIA ट्रायंगल है हमारे पास में। अगर हम इसको ध्यान में रखें तो पता कर सकते हैं कि हमें हैकर हमारे डाटा में सेंध लगा चुका है या नहीं,
और या हम इतना जागरूक रहें कि कोई कोशिश भी कर ले तो हम उसके चंगुल में नहीं फंसे। तो जो CIA है, इन टर्म्स का फुल नाम देखें। सी का अर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी, आई इंटीग्रिटी और ए अवेबिलिटी। तो डाटा के संबंध में ये CIA हमें लागू करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ हुआ कि हमें कोई भी जो सूचनाएं, डाटा है, वो सुरक्षित रखने के उपाय हमेशा रखने चाहिए। वो हमारे ही द्वारा यूज हो, दूसरे के द्वारा यूज नहीं हो। तो जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसे समझें कि जब हम कोई मैसेज भेजें, दूसरा इसको नहीं जान पाए कि किसने क्या भेजा। इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो डाटा, जो मैसेज हम किसी को सेंड कर रहे हैं, वो उसी रूप में पहुंचे, उसमें बीच में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाए। मान लीजिए आपने किसी को कोई मैसेज भेजा और जो रिसेप्टर के पास जब वो पहुंचा तो आपने जो लाइन लिखी उसमें कुछ एडिट हो चुका है। तो इसका मतलब हैकर ने उसमें बीच में उसको एक्सेस किया है और उसको मैनिपुलेट करके उस मैसेज को दोबारा रिसेंड किया। तो जब हमें ये पता लग जाए कि हमारे डाटा इंटीग्रिटी नहीं है, तो निश्चित तौर पे हमें सतर्क होकर उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे चेक करना चाहिए, और या जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब में हमें सिक्योरिटी फीचर्स को चेक करना चाहिए। और बैंकिंग जितने भी हमारे डाटा है उनको सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मैसेज बीच में एडिट हो रहा है, इसका अर्थ है कि इंटीग्रिटी खो चुका है। तीसरा है अवेलेबिलिटी। जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना डाटा स्टोरेज रखता हूँ, वो वहाँ उसी रूप में अवेलेबल भी रहना चाहिए, वहाँ से भी इंक्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये जो ट्राइड है, ये हमें हमारे साइबर फ्रॉड से बचाने में बहुत सहायक होगा। अब जो साइबर धोखाधड़ी के रूप में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम समझते हैं। एक शब्द आता है फिशिंग। आप जानते हो, मछली को पकड़ने के लिए जो मछुआरा होता है, जाल फैलाता है, या उसको पकड़ने के लिए जो एक कांटा होता है, उसमें कुछ खाने का लालच प्रलोभन देकर उस मछली पानी में उस तार को डुबोता है। मछली उस लालच में आके उसको पकड़ती है और उसके साथ फंस के आती है। उसी के समतुल्य ये साइबर फ्रॉड कहलाता है, फिशिंग। उसमें जो अटैकर होता है, वो जिसे अटैक करना है उसको ईमेल के थ्रू एक ऐसा लिंक शेयर करता है जो उसे आकर्षक लगे और उसको किसी दूसरे का भ्रम उत्पन्न करता है। जब टारगेट सोर्स, जैसा कि हम मान लो टारगेट है, उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो एक फेक वेबसाइट ओपन हो जाती है, और जहां हम बिना ध्यान दिए उस पर जो सूचना मांगता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या हमारे संबंधित कोई भी डाटा, और हम उसके विश्वास में उस पर उसको फीड कर देते हैं, और वो हैकर के पास पहुंच जाती है। और हैकर उन क्रेडेंशियल को लेकर हमारी गोपनीय सूचनाओं का एक स्टोरेज अपनी तरफ बनाता है और हमें फंसाने के लिए नई चाल चलता है। अब जैसे आप देखिए, फिशिंग वेबसाइट्स जिस तरीके से हमें भ्रम में डाल के करती है, जैसे पहली साइट आप देख रहे हो, तो आपने भी ध्यान से देखोगे ये gmail.com हमें महसूस हुई, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ L की जगह 1 टाइप किया हो। तो यहाँ जो लिंक होता है उस पर अगर हम ध्यान से देख लें तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे ICICI बैंक, तो यहाँ B की जगह 6, bankofindia.com। अब वेबसाइट तो bankofindia.com सही है, लेकिन यहाँ इसका जो URL एड्रेस है, यहाँ आप देखिए ओ में ओ ना होके 0 है, यानी ये फेक आईडी, फेक यूआरएल है। ये फ्रॉड के लिए ही तैयार हुआ है। याहू में भी आप देखिए ओ की जगह 00 यूज किया गया। तो यहाँ जो फिशिंग है, जो डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, वो उन सबको रिकॉर्ड कर लेता है, और हैकर्स को उसको सारा पता रहता है कि कौन सी आईडी टाइप हुई और कौन सा पासवर्ड है। तो इसके द्वारा आप खुद समझ सकते हैं, जब हमारी यूजर आईडी, पासवर्ड जैसे गोपनीय जो डाटा है वो ही हमारे पास नहीं रहे, उस हैकर्स के पास पहुंच गए, तो अब हमारा उसमें बचना नामुमकिन सा हो जाता है। यहाँ हम थोड़े जो फ्रॉड्स हैं, फर्जीवाड़े हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः एक होता है मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड। इसके द्वारा जो मोबाइल ऐप हम डाउनलोड करते हैं,
उसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद में हमसे अनुमति मांगी जाती है और हम जाने अनजाने में बिना सोचे समझे वो सारी अनुमति अलाउ करते जाते हैं। और जैसे उसमें सबसे पहले मांगता है कॉन्टैक्ट डिटेल, गैलरी, कैमरा, माइक, और हम जल्दबाजी में उन सभी को एक्सेस देते हैं, जबकि उस ऐप के लिए उन एक्सेस लिंक है उसका कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमें इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई फर्जी ऐप भी हो सकते हैं और जिन ऐप को उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ज़्यादातर आप चेक करेंगे, आप उनको डोंट अलाउ कीजिए फिर भी वो ऐप चलता है, लेकिन हम इसको ध्यान न देकर अलाउ करते जाते हैं। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन फर्जीवाड़े में आता है। सिम कार्ड स्वैपिंग फर्जीवाड़ा, देखिए ये बैंकिंग फ्रॉड के कड़ी में बहुत ही खतरनाक तरीका है और जाने अनजाने में हम इसमें फंसते हैं। और इसमें ये भी होता है कि बैंकिंग, कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बताया, या हम समझदार हैं कि बैंकिंग जब भी लेन देन होता है ओटीपी आता है और हमने ओटीपी शेयर ही नहीं की, फिर भी हमें बैंकिंग धोखाधड़ी हुई। तो इसमें क्या कारण रहा, वो उसमें से एक कारण है सिम कार्ड स्वैपिंग। इसमें क्या होता है, हैकर एक ब्लैंक सिम बाजार से खरीदता है। अब चूंकि आप जानते हो जैसे हमारी सिम खो जाए हम डुप्लीकेट सिम जारी करवाते हैं, या हमारी सिम खराब हो रही है तो हम जो हमारा ऑपरेटर है उसको एक मैसेज करते हैं, नई सिम के नंबर उस पर डालते हैं, फिर एक ओटीपी आता है और वो शेयर करने पे नई सिम एक्टिवेट हो जाती है। यही काम हैकर करता है। हैकर नई सिम लेकर उसको कस्टमर केयर अधिकारी बनकर जो टारगेट होता है उसको लालच देता है, धमकाता है, या किसी भी तरीके से उसको बरगलाता है कि आपकी सिम बंद हो चुकी है, 4G को 5G में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी बताएं, सिम बंद होने वाली है। तो जैसे ही वो हमें हमारे कहता है कि ये नई सिम आपको हम एक्टिवेट करवा रहे हैं, ये नंबर डाल के आप इसको मैसेज कीजिए, तो जैसे ही वो उसको मैसेज करता है एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी हम उसको बताते हैं, तो हमारी सिम बंद हो जाती है और जो दूसरी सिम है वो एक्टिवेट हो जाती है और हमें ध्यान नहीं पड़ता। इतने में सभी क्रेडेंशियल लगा के बैंकिंग ओटीपी प्राप्त करके हमारे खाते से जितने भी राशि है वो वहां से धोखाधड़ी के द्वारा उठा ली जाती है। तो ये सिम कार्ड स्वैपिंग होता है। ओटीपी शेयरिंग फर्जीवाड़ा, जैसा कि आजकल सभी आप इसे जानते हो कि हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं, कोई किसी चीज़ का सिम बंद होने का, क्रेडिट कार्ड है तो आजकल क्रेडिट कार्ड के भी बड़े घोटाले हो रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास उसी बैंक के नंबर से, फर्जी नंबर है तो उसको हमें हाईलाइट होगा उस बैंक का नाम से, कस्टमर केयर से कॉल आता है और उस कॉल में हमें ये बताया जाता है, हमें हमारा नाम भी बताया जाता है, हमारा कार्ड का भी डिटेल बता दी जाती है, क्योंकि ये हमारे नाम डिटेल उसको हमारे ही लापरवाही से कहीं ना कहीं से उसको मिली है जहां हमने इसको शेयर किया। उसके बाद वो जो हैकर्स है, साइबर अपराधी है, हमें एक बात कहता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर ये सर्विस एक्टिवेट आपने की है, इसका चार्ज है 5,000 रुपये, क्या आपने की है या गलती से की। और जब इतनी जानकारी देता है तो हम उस टाइम ये दिमाग नहीं लगाते कि ये हमने जब की नहीं तो ये अपने आप एक्टिवेट कैसे हो सकती है। फिर भी हम ये सोचते हैं कि 1 महीने का 5,000 इसका चार्ज लग रहा है, तो हम उसकी बातों में आते हैं। फिर वो कहता है कि आपको इसको डीएक्टिवेट करना है, तो वो तरीका बताता है, व्हाट्सएप एक लिंक भेजता है सेम बैंक जैसा दिखने में, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं हमारे एटीएम कार्ड से ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो ये ओटीपी बैंकिंग कार्ड्स के धोखाधड़ी की श्रेणी में। यूपीआई फिशिंग फर्जीवाड़ा, देखिए इसमें जो साइबर अपराधी है वो पीड़ित को या जो विक्टिम है उसको कॉल करके केवाईसी अपडेट करने का, आधार खाते से जोड़ने का, अल्फान्यूमेरिक लिंक ओटीपी को खास नंबर पर फॉरवर्ड करने के लिए बोलता है और जाने अनजाने में हम ओटीपी शेयर करते हैं। तो जो साइबर अपराधी है वो अपनी पहुंच के जो भी बैंक से जुड़ा यूपीआई वॉलेट होता है बनाकर उसको एक पिन बना लेता है और फिर उसके द्वारा वो हमें धोखाधड़ी की श्रेणी में ले आता है। स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए फर्जीवाड़ा, ये आप सभी जानते हो। कई बार कुछ लिंक फिशिंग के थ्रू मान लीजिए या मेलवेयर के द्वारा हो, हमारे पास एक लिंक आता है कि आपको इस योजना में लाभ मिल रहा है, आप इसे
क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में वो हमें अनुमति प्रदान करने को कहता है और वो लिंक होता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे एनीडेस्क, स्टिक सपोर्ट का। इसके द्वारा हमारा जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल है, उसका सारा कंट्रोल उस स्क्रीन शेयरिंग वाले के पास चला जाता है। अब हमारी जितनी भी इसके अंदर जो हमारा स्टोरेज है, सारी फाइल तक उसकी पहुंच होती है। हमें जो भी मैसेज आता है, जो भी ओटीपी आता है, वो उसको खुद की स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। तो हमें इस तरीके की जो शेयरिंग ऐप्स है, इनको कभी भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। एक और चला है नकली शॉपिंग वेबसाइट। जैसा कि आप देखते हो, जैसे आपने किसी अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर हमने कोई प्रोडक्ट सर्च की, फिर हम फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करते हैं, तो हमें वही आइटम उस जगह शो होता है और वहाँ वो प्लेटफॉर्म ना होके उससे मिलता जुलता नकली शॉपिंग वेबसाइट का लिंक उसमें दिया जाता है और वहाँ आकर्षक हमें प्राइस दिखाई जाती है। जैसे हमने मान लीजिए 2000 की अमेजन पे देखी, थोड़ी देर बाद में हमें उस जैसा ही एक लिंक आके उसी को कहता है ये 500 रुपये में डिस्काउंट केवल 2 घंटे के लिए, और हम जल्दबाजी में उस फायदे उठाने के लिए ये भूल जाते हैं कि ये लिंक क्या है। और जब हम उस साइट पे जाते हैं तो हम जो प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है उस पे विश्वास करते हुए हमारे क्रेडेंशियल वहाँ पर डालते हैं और हमें वित्तीय हानि होती है। साथियों, जब हम सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे अपराधियों की श्रेणी में आते हैं तो हमें हमारी क्या जागरूकता रखनी चाहिए। एक सिंपल सा व्हाट्सएप की हम बात करें, आजकल हम अधिकांशतः व्हाट्सएप का उपयोग हर तरीके से करते हैं और जो धोखाधड़ी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है वो व्हाट्सएप ही बन रहा है। वहीं से सारे लिंक शेयर होते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग, जो भी स्कैंडल होते हैं, जो हनी ट्रैप होता है, व्हाट्सएप के थ्रू ही चल रहा है। तो हमें हमारे सोशल मीडिया खातों के लिए गोपनीय सुरक्षा सेटिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप में प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन होता है। वहाँ जाके हमें कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं उन्हें इनेबल और डिसेबल करने का ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हो कि यहाँ लास्ट सीन ऑनलाइन, ये अधिकांशतः हम ध्यान नहीं देते, हम उसको ऑन रखते हैं। तो जो साइबर हैकर अपराधी होते हैं, उस इसके थ्रू वो हमेशा ये पता लगाते रहते हैं कि हम किस टाइम ऑनलाइन रहते हैं, कितने बजे तक रहते हैं, या कोई भी हो तो हमारे बारे में एक धारणा बन सकती है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि जो लास्ट सीन एंड ऑनलाइन है, इसे हम बंद रखें तो हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें फ़ायदा ये, सामने वाले को ये पता नहीं रहेगा कि हम कब इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं और कब नहीं। दूसरी चीज़ इसमें आप देखिए, प्राइवेसी मैटर में यहाँ हमारी प्रोफाइल सेटिंग किसको दिखाई दे, किसको नहीं दिखाई दे, ये सारी सेटिंग प्राइवेसी में जाके हम कर सकते हैं। तो आप इन जो प्राइवेसी सेटिंग व्हाट्सएप की है उसे एक बार ज़रूर जाके देखिए। एक सबसे बड़ा है कि जैसे हमें हर कोई ग्रुप में ऐड कर देता है, हम जानते भी नहीं, अचानक हमारे पास एक मैसेज आता है इस ग्रुप में हम ऐड हुए। तो व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके आप ग्रुप सेटिंग को भी कर सकते हो कि हमें हमारी अनुमति के बिना कोई ऐड नहीं कर सके। तो इस तरीके से हम कुछ देख रहे थे। थोड़ा सा ये पेज पीछे हो गया, यूपीआई फिशिंग की बात हो गई थी हमारी। हाँ, तो हमने अभी बात की फिशिंग के बारे में, सोशल मीडिया, ओटीपी फ्रॉड के बारे में। एक महत्वपूर्ण चीज और है, कई बार हम बैंकिंग साइट कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें जो सर्विस ले रहे हैं, हमें कोई समस्या होती है तो हम कस्टमर केयर के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक का नाम कस्टमर केयर, और ऊपर ही ऊपर उसके कस्टमर केयर के नंबर लिंक शो होता है। और जब हम वहां जाके बात करते हैं तो वहां साइबर अपराधी हमें अपने जाल में फंसा लेता है और हम सोचते हैं कि हमने तो सही तरीके से इसको सर्च किया। तो यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि जब भी हम कस्टमर केयर सपोर्ट इनके लिंक नंबर जांच करने की हमारी ज़रूरत हो, तो हम उसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर
वहाँ से कस्टमर केयर नंबर हमें लेने चाहिए, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट पे इस तरीके की सेटिंग करते हैं कि उस नाम से सबसे पहले सर्च में वो ही शो होता है, और हम तुरंत यही देखते हैं कि ये नंबर दिए, ये उसी का ही है, और हम बैंक क्रम जो कस्टमर केयर है उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वो जो आगे से हमें निर्देश देता है हम उसकी तुरंत पालना कर लेते हैं। और चूंकि बैंकिंग घोटाले इसके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो एक हमेशा ध्यान रखें कि जब कस्टमर केयर नंबर या कोई भी हमें हेल्प की जरूरत हो तो हमें ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके वहीं पे हमें संपर्क करना चाहिए। एक चीज और आती है फर्जी कैशबैक ऑफर। कई बार हमारे पास आता है कि आपको कैशबैक मिला है, इसके लिए आपके खाते में 2,000 रुपये मान लीजिए कि जमा होंगे, और क्यूआर कोड आता है कि आप इसे स्कैन कीजिए और अपना पिन नंबर डालिए और आपके खाते में इतने रुपए हैं। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी क्यूआर कोड जो भी पेमेंट करने के लिए होता है, कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड जनरेट नहीं होता है। तो इतनी सी बात अगर हम ध्यान रख लेंगे तो इस तरीके के स्कैम से हम बच सकते हैं। पिछले दिनों में एक स्कैम और चल रहा है, ऑनलाइन नौकरी फर्जीवाड़ा। तो जो हैकर अपराधी होते हैं बेरोजगारों को टारगेट करके कुछ आकर्षक सैलरी का लालच देकर कुछ गूगल फॉर्म या कोई किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाके उनकी जानकारी शेयर करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ राशि भी डिमांड कर देते हैं, जिसके द्वारा वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, उन सभी की जानकारी वहां से लेकर ये फ्रॉड को अंजाम देते हैं। लॉटरी फर्जीवाड़ा जो कि पीछे बहुत चला था, इसे नाइजेरियन फर्जीवाड़ा भी कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में ये नाइजेरिया देश में बहुत चलता था। आजकल हम भी इसके प्रति लगभग जागरूक हो चुके हैं, फिर भी हम इसको जानते हैं। कई बार हमारे पास आता है कि आपको ये लॉटरी लगी है, आपके 5 लाख रुपए इनाम है, लेकिन उसके लिए आपको टैक्स देना होगा, उसके लिए पहले 5,000 रुपये आप जमा करवाइए ताकि आपको इनाम मिले। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं इसमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब हम कोई काम किसी को करते नहीं है तो अपने आप हमें आर्थिक लाभ वाली कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती। लॉटरी या अन्य कोई जो हमें चला के ऑफर करते हैं कि इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, तो उस पर हमें लालच में नहीं आना चाहिए, और कभी भी हमारे जो क्रेडेंशियल डाटा है उसे शेयर नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर डिवाइस हैकिंग, फिशिंग लिंक के द्वारा, malware के द्वारा साइबर अपराधी हमारी जो डिवाइस है उसको हैक कर सकते हैं, और उसको हैक करने के बाद में हमारे डाटा वगैरह अपना डाउनलोड करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। आजकल आप देखते होंगे फेसबुक पे अधिकांशतः कई बार हमें ये मिलता है कि हमारा जो परिचित होता है उसकी आईडी से हमें एक मैसेज आता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे तत्काल 10,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे कृपया इसे मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कीजिए। और कई बार हम ये सोच लेते हैं हमारा खास दोस्त है, बेचारा परेशानी में है, और हम बिना सोचे समझे उसमें जो नंबर है उसके ऊपर पेमेंट कर भी देते। तो इससे बचने के लिए सबसे चीज़ है कि हमें पता है हमारा दोस्त, हमारे जानकार ने कभी जब इस तरीके की डिमांड की ही नहीं, तो ये आज निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें एक बार चला के उसको कॉल करके बात कर लेनी चाहिए कि भाई तुम्हें ज़रूरत है, वास्तव में है या नहीं है। तो आप वहाँ फ़ोन करने के बाद वेरीफाई करके उसे सहायता कर सकते हैं। सीधा ऐसे फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर जो मैसेज है उस पर विश्वास करके कभी नहीं करें। जूस जैकेट, देखिए साथियों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल जब हम सफ़र करते हैं, किसी ट्रेन में, बस में जाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की हमें बड़ी समस्या आती है। तो आजकल हर जगह चार्जर पॉइंट भी बने होते हैं। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि उसके अंदर पोर्ट में अपना फ़ोन लगाते हैं। तो वहाँ भी 2 सिस्टम होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जहाँ अपना चार्जर लगाते हैं, दूसरा वहीं पे यूएसबी सॉकेट लगे होते हैं, तो वहाँ हम अपनी डाटा केबल लगा के उसे चार्ज करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि वहाँ इस तरीके की लापरवाही बहुत नुकसान हमें दे सकती है। इसमें होता क्या है कि जो डाटा केबल हम चार्जर के लिए उसमें लगाते हैं, उसके पीछे हैकर होता है और उस डाटा केबल से हमारे डाटा ट्रांसफ़र होते हैं, और वो तुरंत हमारे सारे डाटा अपने डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेता है। इसे ही हम ज्यूस जैकिंग कहते हैं। इस ज्यूस जैकिंग से बचने के लिए
सबसे पहला उपाय है कि हम अपना चार्जर साथ में रखें, हमारे एडेप्टर से ही हम चार्ज करें। दूसरा, हो सके तो पावर बैंक रखें, किसी ऐसे सार्वजनिक जो पोर्ट है उन पे चार्ज ही नहीं करें। और अगर बाई चांस मजबूरी में करना भी पड़े तो फोन को स्विच ऑफ करके फिर हम उसको चार्ज करें। एक नया धोखाधड़ी स्कैम पिछले दिनों में चला था, बेरोजगारी भत्ता अधिनियम धोखाधड़ी। उस जैसे ही प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना आती है, सारे बेरोजगार इस पे विश्वास भी करते हैं, उस जैसा सेम लिंक जनरेट करके या ऐप बनाकर वहाँ सारी डिटेल मंगवाकर ओटीपी भी जनरेट किया जाता है और हम बेरोजगारी भत्ते के लालच में वो ओटीपी शेयर कर देते हैं और वहाँ बैंकिंग धोखाधड़ी हो जाती है। तो पहले हमें हमेशा ये चेक करना चाहिए कि ऑथेंटिक ऐप या साइट है या नहीं। साथियों, अगर हम इस धोखाधड़ी में फंस जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाकर, जहां साइबर सेल गठित होती है, वहां हमें हमारी कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। वहां नहीं जा सकते तो cybercrime.gov.in साइट पर जाकर हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के लिए आवश्यक दस्तावेज में थोड़ा हम ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट संबंधित कोई शिकायत है, जैसे हेड स्पीच, हमारी आईडी हैक करके किसी ने डाल दी हो या हमारी आईडी चुरा ली हो, तो वहां हम क्या करें, जो फर्जी आईडी है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका यूआरएल कॉपी करके और हमारी खुद की पहचान पत्र सत्यापित करके वहां दर्ज करें। बैंकिंग फ्रॉड जब होता है तो हमें यह सोचना है कि जैसे ही हमें पता चले हमें तुरंत उसकी रिपोर्ट साइबर क्राइम ब्रांच में करवानी चाहिए। उसके साथ हमारी बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, सारी डिटेल उसके साथ लगाकर धोखाधड़ी करने वाले का जो भी लिंक है उसे शेयर करके हमें वहाँ ये दर्ज कराएं। और 30 मिनट में अगर हम ये रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं तो हमारी जो राशि धोखे से निकली है वो 90% चांस है वो वापस हमारे पास आ सकती है, अगर हम विद इन 30 मिनट उसको अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें। यहाँ देखिए, जब हमें साइबर क्राइम संबंधित कोई रिपोर्ट दर्ज करानी हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर हम ये दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप cybercrime.gov.in वेबसाइट लॉगिन करके यहाँ पोर्टल दिखाई देता है हमें साइबर क्राइम का, जिसकी 2 विंडो हमें मिलती है। एक में वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड साइबर क्राइम के लिए और दूसरा कोई भी अन्य साइबर क्राइम। यहाँ पर हमारी रिपोर्ट तुरंत दर्ज होती है और उसकी कार्रवाई भी होती है। साथियों, यहाँ हमने बात की कोई कौन कौन से तरीके से साइबर क्राइम होते हैं, जिनके प्रति हमें थोड़ा सावधानी और जागरूकता रखनी होती है, जिससे हम धोखे से बच सकें। हमारा एक शब्द आता है साइबर एथिक्स, नैतिकता। क्योंकि आप जानते हो नैतिकता का अर्थ सिंपल सा सही और गलत के बीच विभेदन रखना, जो सही है उसे ही हम लागू करें। तो यहाँ हम साइबर स्पेस के अंदर साइबर एथिक्स शब्द को समझने का एक आपके सामने एक सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए आपका दोस्त आपके कमरे पे आया और फोन अनलॉक करके आपके पास भूल कर चला गया, यानी फोन उसका ओपन है, लॉक उसमें है नहीं, तो आप क्या करें? 2 आप कंडीशन आपके सामने कि चुपचाप उसके सारे मैसेज पढ़ेंगे, उसी के फोन से दूसरे लोगों को कुछ मीम्स, जोक्स, कोई मैसेज फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर देंगे या किसी को ब्लैंक कॉल या गलत तरीके से फ्रॉड करने के लिए कॉल कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन है हम उस अनलॉक फोन को इग्नोर कर देंगे, उसमें कोई भी डाटा वगैरह को हम नहीं देखेंगे। साथ में यह भी ध्यान रखें कि कोई दूसरा उस फोन को ना देखे, उसका मिसयूज नहीं करे। तो आप इन दोनों विकल्प में से किसके चयन करेंगे? निश्चित ही जो दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके डाटा की सुरक्षा करेंगे, फोन में ताका झांकी नहीं करेंगे और दूसरे को भी उपयोग नहीं करेंगे। यही हमारी साइबर एथिक्स है कि हमें दूसरों की जो
गोपनीयता है, डाटा है, उसकी रक्षा और सम्मान करना है, और किसी के साथ धोखाधड़ी को व्यवहार नहीं करना। चूंकि एक सिंपल सा ही उदाहरण है सोचने के लिए, अभी आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा फिर से करेंगे। अब जो एथिक्स की बात करें, एथिक्स के अंदर हम चलें तो हम देखें कि जानबूझकर दूसरों की जानकारी, जिसमें पासवर्ड, फाइल आदि शामिल हो या जो रिकवर हो सकती है, उसका उपयोग हम नहीं करें। उसे हम उसको अवगत कराएं कि इस तरीके की ये लीकेज इसमें है। इंटरनेट से साहित्य चोरी करना भी नैतिकता के खिलाफ होता है, क्योंकि ये कॉपीराइट का मामला है, किसी की बौद्धिक संपदा है। तो बेईमानी से या कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करना नैतिकता के खिलाफ है, और दूसरा लीगली हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। फिर भी अगर हमें किसी की कोई सामग्री का उपयोग करना है तो हमें उसको क्रेडेंशियल देना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करते हुए हम उसे उसकी अनुमति लेकर उसका उपयोग करें। लोगों के साथ ऑनलाइन रूप से जुड़ते समय नैतिकता का पालन करते हुए हमें कभी भी अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए। किसी की मुंह को हम यूज करके उसका कॉमर्शियल यूज करें और उसको किसी भी तरीके का आभार व्यक्त ना करें या उसको उसका लाइसेंस शुल्क अदा ना करें, तो यह भी नैतिकता और कानूनी दोनों रूप से ही गलत श्रेणी में आएगा। किसी भी साथी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मूल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अनुमति के बिना डेटा को एकत्रित, साझा, परिवर्तित भी नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की तस्वीर उसकी सहमति के बिना न तो कैप्चर करनी चाहिए और न ही प्रसारित करनी चाहिए। ये जो हम चीजें समझ रहे हैं, ये नैतिकता के साथ साथ कानूनी जामा भी इसने पहन रखा है। तो एक कानून भी है, हम बिना अनुमति के किसी की भी तस्वीर, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये ना तो हम शेयर कर सकते हैं, ना ही हमें इनको रिकॉर्ड करना चाहिए। अनुचित सामग्री को सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे द्वारा कभी भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं होना चाहिए, ना ही फॉरवर्ड होना चाहिए। बच्चों से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक, अपमानजनक इलेक्ट्रॉनिक सामग्री रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को हमें तुरंत करनी चाहिए, चाहे हम उसको प्रसारित ना करें। अगर हमारे सामने आ जाती है तो हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है कि हम उचित प्लेटफॉर्म पे उसकी शिकायत करें, ताकि उसका जो प्रसारण हो रहा है वो तत्काल रुक सके। किसी को धमकी भरा, अपमानजनक, अभद्र ईमेल, मैसेज नहीं भेजना चाहिए। कॉपीराइट जो अभी हमने चर्चा की, तो जो नैतिकता का इन अध्याय है साइबर एथिक्स में, उसमें हमें कितनी सी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत। जो चीज हमें पसंद नहीं है, हमें नुकसान दे सकती है, वैसा व्यवहार हम नहीं करें तो अपने आप वो इसी श्रेणी में आए। तो देखिए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए कानून की कुछ धाराएं का भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जाने अनजाने में कई बार हमसे भी ऐसे कुछ सोशल मीडिया पर हमारी जो मैसेज है वो फॉरवर्ड हो जाते हैं, और जो हमें बाद में कभी कानूनी समस्या में डाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य, चाहे कोई भी सामग्री हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको प्रकाशन नहीं करना चाहिए। अगर वो किया जाता है तो धारा 67(a) के तहत वो 7 वर्ष के कारावास के रूप में और जुर्माने के रूप में दंडनीय होती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित, स्टोरेज किसी भी तरीके से अगर हमारी डिवाइस में वो है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें भी हमें सजा और जुर्माने का, दंड का प्रावधान है। आदेशों की अनुपालना में असफलता, इनकार करना, किसी गवर्नमेंट आदेश है उसका हमें निर्देश होता है कि इस तरीके की जो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आपको ये करना है, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो भी हम अपराध की श्रेणी में आते हैं और सजा के भागीदार होते हैं। तो यहाँ तक हमने एक समझ बनाई कि साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आइए अब हम चलते हैं सोशल मीडिया और इसकी सुरक्षा। सोशल मीडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं।
ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने विचार, फोटो, वीडियो साझा करते हैं, चैटिंग करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं, जैसा कि आज हम अपनी इस प्रशिक्षण के रूप में